हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों आज बात करेंगे हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में एटम चैप्टर। अब इससे एटम से पहले हम लोगों ने न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर को कंप्लीट किया है। अब बारी आती है किसकी? एटम की। और इस एटम के चैप्टर को हम लोग वन शॉट में क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे इस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें करना क्या है, कौन कौन सी बातों को हमको जानना है। तो इसमें जानना है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके बाद जानेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, फिर बोहर का मॉडल, एनर्जी लेवल्स और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये सारे पॉइंट्स को हमको इसके अंदर जानना है। स्टार्टिंग में बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि एटम की डिस्कवरी कैसे हुई है। तो कुछ लोग कहते हैं कि एटम की डिस्कवरी की है जॉन डल्टन ने, जबकि ऐसा नहीं है। जॉन डल्टन से पहले भी साइंटिस्ट आए और उन्होंने डिस्कवरी करी, लेकिन उन्होंने उसको छीटा हुआ या नहीं पूरी दुनिया में कि हमने किया। लेकिन जब वो जॉन डल्टन आए तो उन्होंने बाकायदे बताया कि एटम की डिस्कवरी मैंने की है। ठीक है, तो भाई जब तुम खुद ही अपने मुंह से मिट्ठू बन रहे हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी इंडियंस के अंदर नहीं थी। जबकि सबसे पहले इसके ऊपर जिसने डिस्कशन किया था, जिसने इस पे बात की थी, वो कौन थे? इंडियन थे। और उनका नाम था आपका महर्षि कन्नड़। क्या नाम था? महर्षि कन्नड़। और महर्षि कन्नड़ ने इसको बताया था सबसे पहले। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देख रहे हो महर्षि कन्नड़, और इन्होंने सबसे पहली बार किसका नाम लिया था? परमाणु का। ठीक है, उन्होंने बोला था कि परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा। ठीक, और जो परमाणु से जब एक से अधिक परमाणु को हम आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं ना, तो क्या बनता है? अणु बनता है, और उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये हो गया एटम, यानी कि परमाणु नहीं, हाँ परमाणु, और दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। तो ये हो गया आपका अणु। क्लियर? उसके बाद कुछ और, जैसे महर्षि कन्नड़ भी एक इंडियन फिलोसोफर साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये बात कही। उसके बाद एक और इंडियन फिलोसोफर जिसका नाम है पकूधा कतयामा, ये भी एक इंडियन फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा, क्या कहा था कि परमाणु नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म व्हिच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। और कभी भी परमाणु आपको अकेले नहीं मिलेगा, हमेशा किसी ना किसी के साथ वो कंपाउंड बना के ही पाया जाए। ठीक है, फ्री स्टेट में परमाणु का मिलना सही मतलब कि पॉसिबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू पकूधा कतयामा नाम के जो इंडियन फिलोसोफर थे। उसके बाद फिर एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिसका नाम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इफ वी डिवाइडिंग मैटर, a stage will come when particle obtained cannot be divided further। जो कि जॉन डल्टन ने अपने कॉन्सेप्ट में इसका उपयोग किया था कि एटम कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर। हम किसी भी एटम को उससे नीचे तक डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात जॉन डल्टन ने भी अपने कॉन्सेप्ट बोली थी, और इसको डिमेरिट में काउंट किया गया था, क्योंकि इसी के बाद, इसी घटना के बाद जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार करके जॉन डल्टन के कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया? गलत प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आप भी चाहो तो कुछ गलत प्रूफ कर सकते हो, अगर आपकी अंदर इच्छा है तो। ठीक है, करोगे ना? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में क्या है आपका? तो इन द 19th सेंचुरी इनफ एविडेंस अक्यूर्ड इन फेवर ऑफ एटॉमिक हाइपोथेसिस ऑफ मैटर। लगभग 19th सेंचुरी में बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन शुरू हो गए थे कि हर एक जो भी मैटर है वो किस चीज से बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एटम से। इन 1897, 1897 की बात है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस किसने कैरी किया है इसको? जे थॉमसन। और उन्होंने किस चीज के बारे में जानकारी निकाली? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस के ऊपर किया गया था।
उसके बाद 1885 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जे बामर, जो कि हम जब सीरीज पढ़ेंगे ना, एनर्जी सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज जब पढ़ेंगे तो उनके जानेंगे बामर के बारे में कि बामर ने भी इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने पे और जाने पे एनर्जी में कैसे चेंज होती है उसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, और जो जे बामर है, ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, ग्रुप ऑफ लाइट एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम, यानी कि जैसे कि जब जनरली था कि जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो उन्होंने डिस्कवरी की, कुछ बातें बताई, लेकिन स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने नहीं बताया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। फिर बाद में जे बामर ने इसके ऊपर क्लियरनेस दी कि हाँ भाई देखो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, और स्टार्टिंग उन्होंने की थी हाइड्रोजन लाइक एटम से। हाइड्रोजन को इसलिए लिया गया था क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ही निम्न है, यानी हमको आइडेंटिफिकल्स है, हमको पता है कि क्या 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 है। ठीक है, और वो आसान भी था, तो इसलिए उसी के ऊपर ट्राई किया। नेक्स्ट है हमारे पास 1906 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन, थॉमसन के स्टूडेंट थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रपोज किया। किसको प्रपोज किया, किसी ने किसी को प्रपोज किया होगा, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके मदद से उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल क्लासिफिकेशन करी और बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है और उस न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिनका नेचर पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दिस एक्सपेरिमेंट लेटर परफॉर्म बाय हांस गीजर एंड अर्नस्ट मार्स्टेन इन 1911। तो हांस गीजर एंड अर्नस्ट मार्स्टेन दोनों के दोनों रदरफोर्ड के चेले थे। कौन थे, चेले थे, यानी कि कह सकते हो स्टूडेंट्स जो उन्हीं के अंडर में पढ़ाई कर रहे थे, और उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अपने गुरुजी के प्रिस्क्रिप्शन में प्रोसीड किया और रिजल्ट्स निकाला, और उसका नाम पड़ा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, और भी है नील्स बोहर। नील्स बोहर क्या है, तो नील्स बोहर मॉडल एटम, यानी जब रदरफोर्ड ने अपनी मॉडल ऑफ एटम दी तो उनके अंदर भी कमी आ गई। उस कमी को दूर किसने किया, नील्स बोहर ने। और फिर बची कुची बात को 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करके प्रूव कर दिया कि एटम के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन की भी एग्जिस्टेंस होती है। तब जाके एक स्टेबल एटम की बात कही गई। ये टाइमलाइन समझ में आया, टाइमलाइन में कोई दिक्कत? चलो आगे बात करते हैं हम लोग थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, यानी थॉमसन ने ही आविष्कार किया था इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, उन्होंने आविष्कार करने के बाद अपना एक मॉडल भी दिया जिनका नाम हम थॉमसन मॉडल बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ रहे हैं ना, तो मॉडल जानना जरूरी है। और सबसे पहला मॉडल किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसमें था वाटरमेलन मॉडल। क्या मॉडल था, वाटरमेलन मॉडल। और एक और था जिसको बोलते हैं क्रिसमस पडिंग या पुडिंग बोलते हैं शायद, क्रिसमस पुडिंग, जो कि केक की तरह होती है ना, जिसके ऊपर चेरी 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 छिटा होता है, खाने में अच्छा लगता है। ठीक है, वही वाला। तो उन्होंने दो सीन बताए थे। इन्होंने कहा ना कि जो भी वाटरमेलन होता है उसमें जो जो गुद्दा वाला भाग है, रेड रेड वाला भाग, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। और जो दाना दाना उसमें होता है, बीज जो होती है, उसका नेचर कैसा है, निगेटिव। ऐसे ही क्रिसमस पडिंग में जितना भी क्रीम और केक था वो सब कुछ पॉजिटिव, और जो चेरी चेरी उसके ऊपर छीटा बोया गया था वो क्या था, निगेटिव की तरह ही हम लोगों ने उसको क्या किया था, ट्रीट किया था। बात समझ आई? नेक्स्ट है हमारे पास थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन एटम्स आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। और सबसे पहली बात इन्होंने यही कही थी कि किसी भी एटम में दोनों चीजें होती हैं,
पॉजिटिव वाला पार्ट भी होता है और निगेटिव वाला पार्ट भी होता है। उन्होंने केवल इलेक्ट्रॉन की ही डिस्कवरी की। और एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि जब वो इलेक्ट्रॉन का रिसर्च कर रहे थे तो उस समय दूसरे साइड से भी कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे, लेकिन उन पार्टिकल्स पे थॉमसन ने गौर नहीं किया, नहीं तो वो दो पार्टिकल की खोज कर चुके होते, इलेक्ट्रॉन की भी और प्रोटॉन की भी। बात समझे? उसी एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन की भी खोज हुई जो एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, ठीक है, बशर्ते पर्सन अलग थे। इसको खोज किया था प्रोटॉन को यूजेन गोल्डस्टीन ने, ठीक है, और उसका नाम दिया था कैनाल रेज। क्या नाम दिया था इसका? कैनाल रेज। फिर बाद में इस नाम को थोड़ा मॉडिफाई करने में किसकी अहम भूमिका आई? रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड इज जस्ट लाइक पंडित, उन्होंने नामकरण कर दिया कि भैया इसका नाम कैनाल में मत रखो, इसका नाम क्या रखो? प्रोटॉन रखो। क्या रखो? प्रोटॉन। नेक्स्ट आती है कि थॉमसन का जो मॉडल है वो फेल क्यों हुआ। सवाल बना कि भाई थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया था, फेल कैसे हुआ? तो फेल पहली चीज ये हो गई कि भैया न्यूट्रॉन तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे। तो पहला फेलियर तो ऐसा ही हो गया कि जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि इसमें और भी एक पार्टिकल जिसका नाम है न्यूट्रॉन। दूसरा सीन आता है इसमें कि इन्होंने स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में नहीं बता पाए थे, मतलब वही जिसको बामर ने एक्सप्लेन किया था, लाइमन, बामर, पास्चन, पीफोंड और ब्रैकेट, याद है? जो उन्होंने लोगों ने किया था इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट जाने में जो सीरीज का स्पेक्ट्रल निर्माण होता है उसके बारे में थॉमसन के मॉडल ने नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। तो सबसे पहला फेलियर यहाँ पे आता है। दूसरा आता है ऑरिजिन लार्ज एंगल स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड सिस्टम, और इन्होंने ये भी नहीं बता पाए कि अल्फा पार्टिकल जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्यों होता है, ये भी नहीं बता पाया, जिसको आगे चल के रदरफोर्ड ने तो बताया पर थॉमसन ने इस पे कोई अपनी राय नहीं रख पाया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। और रदरफोर्ड ऑफ मॉडल ऑफ एन एटम में सबसे पहली चीज आती है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप इसके माध्यम से ये चीज गौर कर सकते हो कि इन्होंने इस फिगर में गौर करो, इस फिगर में ये गोल्ड फॉयल लिया है, ठीक है, ये वाला ये गोल्ड फॉयल है, और ये स्क्रीन है, ठीक है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का जब अल्फा पार्टिकल जब जाके गिरेगा तो हमारे पास एक डिवाइस है जो बताएगा कि कितना अल्फा पार्टिकल किस किस जगह पे क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना। देखो ये क्या है? सोर्स, जहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, और ये गए अंदर, वहां पे टकराए, कुछ एक भी सामने नहीं निकला, कुछ तिरछा गए और कुछ वापस उसी डायरेक्शन को फॉलो करके आ गए, जिससे ये पता चला कि भैया किसी भी एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ तो डेंस होता है जिसका नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं? रिपल्सन करेंगे, तो वो दूर दूर भाग जाते हैं, हाँ या ना? नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो इसमें अल्फा पार्टिकल्स को निकालने के लिए बिस्मथ का उपयोग किया गया था। किसका? बिस्मथ, जिसका एटॉमिक नंबर 83 और मास नंबर 214, ठीक है। और आप गौर कर सकते हो कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर में थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है ना? ज्यादा, इसका मतलब ये रेडियोएक्टिव है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? ज्यादा है। अब जो हैवी हो जाएगा वो रेडिएशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जब उसको जूम किया गया तो आखिर ये कैसे कन्फर्मेशन हुआ कि अंदर क्या क्या बातें हुई। तो सबसे पहले लीड का ब्रिक उपयोग किया गया, उसके बाद यहाँ पे सोर्स था जिसको आपने ऊपर देखा, वो सोर्स किसका था? बिस्मथ का। फिर वहां से अल्फा पार्टिकल पास होते हुए किस पे टकराया? गोल्ड फॉयल पे, और गोल्ड फॉयल पे टकराने के बाद कुछ जो सामने गए, कुछ तिरछा गए। देख रहे हो यहाँ पे क्या रखा हुआ है? डिटेक्टर, जो डिटेक्ट कर लेता है कि अल्फा पार्टिकल गए हैं कि नहीं गए हैं। और कुछ बैकवर्ड जो स्कैटरिंग हुई है जो कि 8000 में से एक,
मतलब 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल की क्या हुई है, स्कैटरिंग पीछे की तरफ हुई है। बाकी आप देख सकते हो ये स्क्रीन किसकी है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, इसलिए जिंक सल्फाइड लिया गया है क्योंकि जिंक सल्फाइड फास्फोरेंस की तरह वर्क करता है। किसकी तरह, फास्फोरेसेंस। यानी कहने का मतलब है कि जब उस पे अल्फा पार्टिकल गिरेगा तो वहां पे ग्लो करने लगेगा, जहां गिरेगा वहां पे कैसा करने लगेगा, ग्लो। तब पता चल जाएगा कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल गिरा था। जैसे ट्यूबलाइट है ना, पहले ट्यूबलाइट जो आती थी उसको कभी तोड़ो ना, साइड में से ऐसे करोगे तो कुछ व्हाइट कलर का पाउडर निकलेगा शीशे के पीछे से, अगर तुम्हारे ने कभी देखा होगा तो वो पाउडर था, यही पाउडर था, जिंक सल्फाइड का ही पाउडर होता और फास्फोरेसेंस पाउडर होता था। जहां से भी अगर लाइट थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी आसपास होगी तो तुरंत वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। ठीक है। और एक चीज गौर करना, जब भी अगर पहले की ट्यूबलाइट आपके घरों में होगा तो लाइट आने के एक आध मिनट बाद वो जलता था। ठीक है। और उसके बाद शुरुआत में स्लो जलता था, जैसे जैसे गर्म होता था उसकी लाइट क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। पर इस समय ऐसा नहीं होता है एलईडी के केस में, वो जैसा स्टार्टिंग में रहेगा वैसा ही कटने पे भी, और जो ही लाइट आएगी तुरंत जल भी जाएगा। ठीक है। यही फर्क था फास्फोरेसेंस ट्यूब में और एलईडी ट्यूब में। ठीक है। क्योंकि फास्फोरेसेंस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज करते थे, जैसे जैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था इलेक्ट्रॉन का, उस टाइप का डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते थे, तो उससे वो ना ग्लो करता था जो पाउडर होता था। और जैसे जैसे ज़्यादातर गर्म होता वैसे ज़्यादा ग्लो करता था। लेकिन अब सिस्टम खत्म, क्योंकि हर एक चीज़ किस पे आ गई है, एलईडी पे। ठीक है। मिलता है लेकिन अब कुछ, अब यू उपयोग कहाँ होता है, अब महंगा भी है। लेकिन एक चीज़ है, उससे जो लाइट निकलती थी वो नुकसानदायक नहीं होती थी, मतलब आंखों को हार्मफुल नहीं पहुंचाती थी। लेकिन ये सब जो हैं ये सब हार्म करते हैं। ठीक है। हाँ। आगे बात करें, नेक्स्ट बात करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या पता चला कि जितने भी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गए गोल्ड फॉइल से। दूसरा पॉइंट है, लगभग 0.14% ने 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन किया, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन से 1 डिग्री इधर से गए। कितने, 0.14। और लगभग 1/8000 ने कितने डिग्री का डिफ्लेक्शन किया, 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन किया। यानी कुछ ना कुछ तो सॉलिड था। और सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू बी रिबाउंड। और 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल कहां आता था, पीछे आया। यानी एक ही आया 12,000 में से, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आया, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स में रिजल्ट्स क्या क्या प्राप्त हुए हम लोग को उसमें। तो रिजल्ट्स के बारे में तो अभी डिस्कस कर लिए हम लोग कि कुछ ना कुछ सेंटर में डेंस था, उस डेंस का नेचर था पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आपस में करते हैं रिपल्सन, और उसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। किसने दिया, रदरफोर्ड ने। ठीक। और उसके अंदर कहा कि इसके अंदर जो पॉजिटिव है उसका नाम प्रोटॉन है। ठीक है। और न्यूक्लियस हमेशा एटम के सेंटर में पाया जाता है। इस टाइप की चीजें उन्होंने क्या की, एक्सप्लेन की। ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो भी अल्फा पार्टिकल पार कर जा रहे हैं वो एटम के अंदर जो गैप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो ऑर्बिट में रिवॉल्व करने में के जब कर रहा होता है तो बीच में कुछ गैप भी तो बनेगा। जैसे अगर सोलर सिस्टम को गौर करोगे तो सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है यानी न्यूक्लियस, और प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो बीच में गैप नहीं है, बहुत ज्यादा गैप है। तो इस गैप में से अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। यानी कि प्लैनेटरी मोशन में जो गैप है उसमें से एस्ट्रियॉट्स यानी बड़े बड़े पत्थर धीरे से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं बिना किसी से टकराए हुए, है ना। और टकराएंगे तो डिस्ट्रक्शन हो। तो जैसे यहाँ पे एस्ट्रियॉट्स निकलेंगे प्लैनेट्स के बीचों बीच से, ऐसे साइड से, वैसे उसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स। इमेजिनेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक बातें कर रहे हैं हम लोग ना, तो इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास हाँ, रीजन ऑफ स्कैटरिंग में भी हम यही रखेंगे कि जो
जो जैसे कितना जो अल्फा पार्टिकल है वो सेंटर के कितना नजदीक तक जा सकता है, कितना नजदीक तक जा सकता है, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी कि कोई भी अल्फा पार्टिकल किसी भी सेंटर के कितना नजदीक तक जा सकता है। जैसे वो जो हम लोगों ने इंडिया ने आदित्य मिशन लॉन्च किया है सूर्य के लिए, तो वो सूर्य के कितना नजदीक तक जा सकता है, तो जितना नजदीक तक जा सकता है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर वो उससे और नजदीक जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी की मदद से हम ये पता करते थे कि किसी भी न्यूक्लियस की साइज कितनी है। अगर हम हर साइड से एक फिक्स एक्सिस पे छोड़े हम और उसकी मेजरमेंट करें तो वो एक सर्कुलर फॉर्म बनाएगा, उसका फिर हम रेडियस निकाल लेते थे। तो ये इसकी मदद से होता था। नेक्स्ट है हमारे पास इंपैक्ट पैरामीटर, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इंपैक्ट पैरामीटर नहीं है सिलेबस में। नेक्स्ट है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब कि किसी भी कंडीशन में अल्फा पार्टिकल्स जब न्यूक्लियस के पास आता था तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कितने एंगल से होती थी, कितने एंगल से। तो मैंने देखा ना कि 1 डिग्री से लगभग 0.14% हो रहा है 1 डिग्री से, हाँ या ना, हो रहा है ना। तो ये वो 1 डिग्री यहाँ पे थीटा क्या बताता है, 1 डिग्री। फिर 1/8000 में से 90 डिग्री को फॉलो कर रहा है, यानी सीधा टकराने के बाद 90 परपेंडिकुलर, और 1/12000 में पीछे आ रहा है, यानी कि पूरे के पूरे 0 डिग्री, मतलब गया और आया। ठीक है, तो 0 डिग्री नहीं बनेगा, 180 डिग्री, यानी गया और फिर आया। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो वो डिपेंड करती है कि किस ऑर्बिट में है। वो किस पे डिपेंड करती है, किस ऑर्बिट में है। तो यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन एटम हैज बोथ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है हमारे पास, आप देख सकते हो ये क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट फॉर्मूले आते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, वो है En=kZe/2r। डेरिवेशंस तो नहीं होते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ठीक है, और जहां पे ये जो n है वो बताता है कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। जिस ऑर्बिट में हम वो नंबर वहां पे पुट करेंगे और फिर हम लोग इसको सॉल्व करके ये पता लगा लेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है उस ऑर्बिट के अंदर, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है, एनर्जी किसकी होती है, ऑर्बिट्स की होती है। नेक्स्ट हम लोग आगे आता है अपना, वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। तो जब भी ये सब मतलब पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर लिया तो उन्होंने एक मॉडल तैयार किया, किसने, रदरफोर्ड ने। और वो मॉडल था कैसा, तो वो मॉडल हम आपको दिखा देते हैं कैसा था। सेंटर में उन्होंने बनाया था प्लस, और ये था उनका मॉडल इस तरीके से, बिल्कुल मोटिंग के छत्ते की तरह। और इसमें उन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। और जब उन्होंने ये बात कही तो एक सवाल आया कि आखिर अगर ये इस तरीके से घूमेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो वो आगे कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। तो वो तो अनस्टेबल हो गया ना, हाँ या ना, जिसके लिए रदरफोर्ड के पास, मॉडल के पास कोई भी जवाब नहीं था। ठीक है, इसका आंसर नहीं था उनके पास। क्लियर। तो इसी वजह से यहां पे आता है लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, यानी क्या क्या था जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तो सबसे पहले है हम लोग रदरफोर्ड मॉडल नॉट इन अकॉर्डेंस विद मैक्सवेल की थ्योरी, क्योंकि वो क्वेश्चन किसने पूछा था,
मैक्सवेल थ्योरी। और मैक्सवेल ने बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, तब तो एक समय में आया कि इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, गिर जाएगा तो अनस्टेबल, मूव ऑन उनका। तो सबसे पहली चीज यही थी। दूसरी क्या थी? ही डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, यानी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे हम, इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद आता है नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, उन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बताया। ठीक है, तो ये थी मुख्य चीजें जिनके ऊपर रदरफोर्ड की लिमिटेशंस लागू होती हैं, जिसको आगे चल के किसने किया इसको सही? हाँ नहीं, जे थॉमसन, बोहर ने किया इसको सही। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ यहाँ पे पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं आप लोग के पेपर में, जैसे व्हाट इज द क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग ऑन न्यूक्लियस दैट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद इन एन एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल बाय थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, यानी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, उस साल पूछा जा सकता है। उसके बाद है स्टेट द बेसिक एजम्पशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यानी रदरफोर्ड ने सबसे बेसिक चीज़ें क्या बताई थी अपने मॉडल के बारे में, वो ऐसे पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करना पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जो मेन घटना घटती है वो किसकी है? बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है।